हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो आज हम लोग क्लास 12 के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर यानी सॉलिड स्टेट का शॉर्ट मेथड में थ्योरी पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। इससे बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव। इसका 4 वीडियो लेक्चर आ चुका है, अगर आप कवर नहीं किए तो प्लीज कर लें, आपका रिविजन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं, ये 5वां वीडियो है। 5वें वीडियो का जो सबसे फर्स्ट टॉपिक है वह वाइड्स यानी रिक्तियां क्या होती है। तो निविड संकुलित गोलों में यानी इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कणों के बीच में जो खाली जगह रहता है, जो एम्प्टी स्पेस रहता है, उसी को क्या कहते हैं, वॉइड से कहते हैं यानी रिक्तियां कहते हैं। जैसे कि कोई भी क्रिस्टलाइन सॉलिड है, कोई भी ठोस है, उसमें जो एक तरह से एटम्स रहते हैं गोले के उपस्थित रहते हैं यानी प्रेजेंट जो रहते हैं, तो उसके बीच में जो खाली जगह रहता है उसी को क्या कहते हैं, वॉइड से कहते हैं। जैसे कि यहाँ 3 एटम से अरेंजमेंट है, 3 एटम से आपस में कनेक्टेड है, तो इसके बीच में थोड़ा सा खाली जगह बचा है ना, तो इसी को क्या कहते हैं, वॉइड से कहते हैं केमिस्ट्री में, यानी इसको रिक्तियां कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है। ये 2 प्रकार के होते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। यानी रिक्तियां 2 प्रकार की होती है, त्रिविमीय में यानी 3D स्ट्रक्चर में, टाइप्स ऑफ वॉइड्स इन 3D स्ट्रक्चर। जैसे कि क्रिस्टलाइन क्या है, कोई भी ठोस क्या है, वह 3D स्ट्रक्चर है। तो ये इसमें जो पाए जाते हैं वॉइड्स 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला प्रकार है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, जिसको चतुष्फलकीय रिक्तियां कहते हैं, और इसका जो निर्माण होता है 3 गोलों से बना त्रिकोणीय यानी त्रिभुजीय व्यवस्था के ऊपर एक गोला रखने पर होता है। कहने का मतलब ये हुआ ये कि 3 गोला है, जैसे कि 3 एटम आपस में कनेक्टेड है। ये जैसे कि हरा वाला एटम है, ये आपस में 3 एटम कनेक्टेड है, इसके बीच में हल्का सा खाली जगह है, ठीक है। इसके बीच में जो हल्का सा खाली जगह है, तो एक और चौथा एटम ला करके उसके ऊपर में रख दिए, तो इसके बीच में और जो एक तरह से नीचे में जो थोड़ा सा जगह बचा, यानी जो एक तरह से खाली जगह बचा, स्पेस बचा, तो उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स, ठीक है। यानी इसका निर्माण जो होता है 3 गोलों से बना त्रिभुजीय व्यवस्था के ऊपर एक और एटम रख देने से होता है। अर्थात जब द्वितीय परत पर यानी सेकंड लेयर का जो एक तरह से द्वितीय परत है, द्वितीय परत का एक गोला यानी द्वितीय परत का एक गोला, ये पहला जो ये लाल वाला जो एटम है, ये लाल वाला जो गोला है, ये द्वितीय परत यानी सेकंड लेयर का, ठीक है। द्वितीय परत का एक गोला प्रथम परत के ऊपर, ये तीनों एटम जो आपस में कनेक्टेड है, ये प्रथम लेयर में है, यानी फर्स्ट लेयर में, यानी एक तरह से प्रथम परत में है। यानी प्रथम परत के रिक्ति के ऊपर, यानी प्रथम परत का रिक्ति कौन है भाई, ये एक तरह से जो बीच में जगह है प्रथम परत का रिक्ति है, यानी फर्स्ट लेयर का खाली जगह है वॉइड से, ठीक है। रिक्ति के ऊपर रख देने से होता है, तब उसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रल वॉइड्स यानी टीवी कहते हैं, ठीक है। एक तरह से चारों एटम आपस में कनेक्टेड रहते हैं, 3 एटम पहला लेयर में रहेगा और उसके ऊपर में एक और एटम लाके धर देंगे, तो उसके बीच में जो खाली जगह बचेगा उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 4 एटम यहाँ कनेक्टेड है, तो कह सकते हैं कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वह एक तरह से किसी भी एटम से कनेक्टेड जो एटम से रहते हैं, परमाणु रहते हैं, उसका कुल संख्या होता है। कहने का मतलब ये हुआ कि ये चारों एटम आपस में कनेक्टेड है, ये चारों एटम एक दूसरे को स्पर्श कर रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि आर वॉइड बटा आर स्फीयर। कहने का मतलब ये हुआ कि वॉइड से जो है कुछ नहीं, यहाँ खाली जगह बीच में बचा हुआ, तो कुछ ना कुछ उसका त्रिज्या होगा ना। वॉइड से क्या है, गोल है, गोल टाइप के हम वॉइड से, और इसका कुछ ना कुछ रेडियस यानी त्रिज्या होगा। तो वॉइड का त्रिज्या बटे स्फीयर का त्रिज्या, यानी एक तरह से स्फीयर यानी गोला है, ये गोले का त्रिज्या, दोनों के अगर अनुपात निकालेंगे, दोनों का अगर रेशियो निकालेंगे, वो निकलेगा 0.225, ये 0.225 निकलेगा। या अगर परसेंटेज में निकालेंगे 22.5% निकलेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि वॉइड यानी टेट्राहेड्रल वॉइड में आर वॉइड से बटा आर स्फीयर, यानी वॉइड का त्रिज्या और एक तरह से स्फीयर का त्रिज्या, गोले के त्रिज्या का अनुपात जो होता है वो कितना होता है, 0.225 यानी 0.225 यानी 0.225 होता है, या फिर परसेंटेज में 22.5 कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट किए जाते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। इसलिए आप लोग को याद रखना है ये बेसिक चीज। टेट्राहेड्रल वॉइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और इसका जो एक तरह से रेशियो होता है आर वॉइड बटा आर स्क्वायर में, तो होता है कितना, परसेंटेज में 22.5 और एक तरह से पॉइंट में 0.225। ये आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा टेट्राहेड्रल वॉइड। ये ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर को आपको पूरा तरह से समझ में आ जाएगा। या फिर 3 गेंद को लीजिएगा, गेंद जो होता है बॉल, 3 गेंद को आपस में जोड़ दीजिएगा किसी तरह से। 3 गेंद को जोड़ देने के बाद उसके बीच में जो जगह बचेगा उसमें उसके ऊपर एक चौथा गेंद रख दीजिएगा, तो उसके बीच में जो चौथा गेंद रखिएगा, तो वो उसके नीचे, वो जस्ट चौथा गेंद के नीचे थोड़ा सा खाली जगह बचा रहता है, उसी को कहते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड्स। या आप प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं अपना डेली लाइफ में। तो चलिए देखते हैं अब टेट्राहेड्रल वॉइड्स का नंबर। जैसे कि कोई भी एक तरह से होता है टेट्राहेड्रल वॉइड्स, अब हम लोग तो गिनने नहीं जाएंगे, वहां तो देखने नहीं जाएंगे। तो मान चलिए बहुत सारे एटम है, बहुत सारे एटम को एक तरह से ऐसे ही अरेंजमेंट कर दिए, तो वहां एक तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड्स की संख्या को गिनना इम्पॉसिबल है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितना है, कितना खाली जगह है। तो टेट्राहेड्रल वॉइड निकालने का एक सिंपल फॉर्मूला है, 2 गुना कर देंगे नंबर ऑफ एटम्स, यानी 2 से क्या गुना कर देंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर, तो क्या निकल जाएगा, टेट्राहेड्रल वॉइड निकल जाएगा। चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या बराबर
बराबर 2 गुना निविड संकुलित गोलों की संख्या। ठीक है, चलिए इसको अप्लाइड करके देखते हैं, इसको एक तरह से प्रैक्टिकल के रूप में देखते हैं। जैसे कि एफसीसी हम लोग पढ़े हैं, यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक फेस सेंटर्ड यूनिट सेल हम लोग पढ़े हैं। एक तरह से फलक केंद्रित एकक कोशिका हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप पढ़ रहे नहीं है तो प्लीज इसका वीडियो एक तरह से देख लें। ठीक है, काफी शॉर्ट मेथड में बताया गया है एफसीसी के बारे में। ठीक है, तो एफसीसी में आपको निकालना है टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या एफसीसी स्ट्रक्चर में। तो हम लोग जानते हैं कि एफसीसी में जो एटम की संख्या होती है, एफसीसी फेस सेंटर्ड यूनिट जो ये जो होता है एफसीसी एक तरह से निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये जो होता है एफसीसी में पहले जो 8 कॉर्नर पर तो 8 एटम उपस्थित रहता ही है। इसके अलावा सारे फलक पर यानी सारे फेस के सेंटर पर क्या रहता है, एक एक एटम उपस्थित रहता है। ठीक है, तो 8 कॉर्नर पर जो एटम रहता है उसका तो 1/8 योगदान होता है, और जो फलक पर एटम उपस्थित रहता है उसका योगदान 1/2 होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या निकालना है, एफसीसी में एटम की संख्या निकालना है, वो भी कंट्रीब्यूशन के साथ। ठीक है, कंट्रीब्यूशन के साथ ऐसे जोड़ेंगे तो 8 एटम 8 कॉर्नर पर। ठीक है, उसके बाद 6 एटम 6 फलक पर, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 14 गलत है। आपको कोऑर्डिनेशन यानी टोटल वायर से निकालने के लिए आपको ये 14 नहीं लेना पड़ेगा। आपको एक तरह से योगदान जो होता है रियल में, जो एक तरह से कंट्रीब्यूशन आप लोग को जो पढ़ाया गया है सेकंड एज का जो पिछला वाला वीडियो में, उसी के अनुसार आपको सबसे पहले कंट्रीब्यूशन वाला एटम को गिनना है। ठीक है, तो एफसीसी में जो एटम की संख्या इस प्रकार हो जाएगी 8 गुना 1/8, यानी 8 एटम है, 8 कॉर्नर पर 1/8 से कर देंगे तो एक तरह से वो निकल जाएगा। उसके बाद 6 गुना 1/2 कर देंगे। 6 फलक है, 6 एक तरह से ये होते हैं फेस होते हैं कोई भी एक तरह से यूनिट सेल में, तो 6 से गुना कर देंगे। उसका एक एटम का जो योगदान होता है फलक का 1/2 होता है, तो गुना कर देंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 एटम बचेगा। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया, 4 एटम हो गया। तो जैसे कि हम लोग फॉर्मूला हम लोग पढ़े जस्ट अभी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या यानी टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या जो होती है 2 गुना कर देंगे निविड संकुलित गोलों की संख्या। तो निविड संकुलित गोलों की संख्या क्लोज यानी क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में गोलों की संख्या। ठीक है, क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी उसके अंदर में जो गोलों की संख्या हो जाएगी कितना हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो टीबी बराबर 2n करेंगे, n बराबर 4 निकला है हमारा, तो टोटल कितना 8 हो जाएगा। अर्थात टेट्राहेड्रल वाइड से की संख्या कितना हो जाएगी, 8 हो जाएगी इन एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरह हम निकालेंगे, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। जो अगला टाइप जो है आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड, जिसको कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तियां कहते हैं। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल वाइड जो है इस रिक्तियों का जो निर्माण होता है, इस रिक्तियों का निर्माण 6 परमाणुओं के केंद्र यानी बीच के में होता है। ठीक है, जो 6 गोलों से घिरी हुई रहती है, इसे क्या कहते हैं, ऑक्टाहेड्रल वाइड से कहते हैं। अब यहां देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रक्चर पर ध्यान से देखिए। मान चलिए 3 एटम को आपस में पहले से जुड़ा हुआ। ठीक है, 3 एटम आपस में, लाल वाला एटम पहले से जुड़ा हुआ, फिर 3 एटम को जोड़ करके अलग से जोड़ करके उसके ऊपर में रख दिए, उसके खाली जगह के ऊपर में रख दिए। तो ये एक तरह से ये जो नीचे में जो खाली जगह बना, एक तरह से उसको क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड से कहेंगे, यानी अष्टफलकीय रिक्तियां कहेंगे। ठीक है, आप सिंपल सी बात है, डेली लाइफ में आप करके देख सकते हैं। 3 बॉल को 3 गेंद को आपस में जोड़ देना है। ठीक है, उसको एक तरह से जो होता है गेंद उसके साथ जोड़ देना है, जोड़ करके उसके बीच में जो खाली जगह बचेगा तो उसके ऊपर और एक 3 वाला गेंद, 3 गेंद को जोड़ करके उसके ऊपर रख देना। तो इससे क्या बन जाएगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड से का निर्माण हो जाएगा। एक तरह से उसके बीच में जो खाली जगह बचेगा उसी को क्या कहेंगे, ऑक्टाहेड्रल वाइड से यानी ओवीएस कहेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है परमाणुओं की संख्या, जैसे कि हम लोग जानते हैं, हम लोग अभी जस्ट पढ़े कि जो 6 गोलों से घिरी हुई रहती है, यानी एक तरह से इस रिक्तियों का निर्माण 6 परमाणु या फिर 6 गोले के, परमाणु बोलिए, गोला बोलिए, आयन बोलिए, कुछ भी बोलिए चलेगा। ठीक है, यानी एक तरह से आपको समझाने के लिए करा। तो एटम जो होते हैं जनरली गोले ही होते हैं, गोल ही होती है, इसलिए यहाँ गोल ही यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें जो होता है 6 परमाणु होते हैं, 6 परमाणु होता है। तो इसका कहने का मतलब ये हुआ कि 6 परमाणु आपस में कनेक्टेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी रिक्तियों के आकार में गोलों के आकार से छोटा होता है। अब ये देखिए, रिक्तियां यानी छोटा छोटा ये जो वाइड्स है तो गोले के आकार के बराबर हो सकता है, कभी नहीं हो सकता। यानी वो क्या होते हैं कि रिक्तियां आकार में गोलों के आकार से क्या होता है, छोटा होता है। अब इसमें देखिए आर वाइड बटा आर स्क्वायर। ठीक है, यानी एक तरह से रिक्तियां का एक तरह से रेडियस जो है उसका अनुपात कर देंगे, उसको एक तरह से रेशियो यानी जो होता है स्फीयर का त्रिज्या के अनुपात दोनों को निकालेंगे, यानी आर वाइड बटा आर स्क्वायर करेंगे। जैसे कि हम लोग टेट्राहेड्रल वाइड का निकाले थे, उसमें 25 दशमलव समथिंग निकला था, यानी 0.225 निकला था। तो यहाँ कितना निकलेगा, 0.414 या फिर 41.4% निकलेगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, किसी भी हाल में नहीं बुझना है। ये चीज और ये चीज कभी भी ऑब्जेक्टिव के रूप में कभी भी पूछा जा सकता है। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर ऑक्टाहेड्रल वाइड से का कितना होता है, 2 4 6, आपको 6 देगा तो करेक्ट आंसर 6 लगाना है।
और इसमें जो एक तरह से ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 6 होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जो एक तरह से वॉइड की त्रिज्या और एक तरह से स्फीयर की त्रिज्या के बीच का जो अनुपात होता है वो अगर पॉइंट में निकालेंगे वो 0.414, या अगर परसेंटेज में 41.4 निकलेगा, ठीक है, परसेंटेज में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी समझ में आ गया होगा। टेट्राहेड्रल वॉइड, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वॉइड क्या है? एक तरह से एटम के बीच में जो खाली जगह है उसी को क्या कहते हैं? वॉइड से कहते हैं, इनक्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे कि इसी तरह ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कैसे निकाला जाता है। जैसे कि हम लोग TB बराबर 2n कर दिए थे, TB बराबर 2n, यानी टेट्राहेड्रल वॉइड बराबर 2 गुना क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इन एटम ऑफ 2 गुना हो जाएगा नंबर ऑफ एटम्स इन क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, यानी जो एक तरह से निविड में जो एक तरह से संकुलित निविड में जो एटम्स रहेंगे, जो गोले रहेंगे, उसी के संख्या को गुना कर देंगे 2 से। तो टेट्राहेड्रल वॉइड मेरा निकल जाता था, लेकिन इसमें क्या करेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड निकालने के लिए तो निविड संकुलित गोलों की संख्या यानी OBS की संख्या बराबर निविड संकुलित की संख्या। कहने का मतलब ये हुआ कि जितना एटम्स रहेगा, जितना परमाणु रहेगा, जितना आयन रहेगा, उसी के बराबर होगा आपका ऑक्टाहेड्रल नंबर, ठीक है। यानी OBS कर देंगे बराबर n, यानी जैसे कि हम BCC में निकाल रहे हैं। चलिए BCC में कैसे निकालेंगे? बडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कैसे हम OBS निकालेंगे? ऑक्टाहेड्रल वॉइड जिसको कहते हैं अष्टफलकीय क्या कहते हैं इसको? एक तरह से अष्टफलकीय इसको जो कहते हैं, अष्टफलकीय क्या कहते हैं इसको? ये रिक्तियां, यानी एक तरह से अष्टफलकीय रिक्तियां यानी वॉइड से कहते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है, कभी हिंदी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, अंग्रेजी में भी कन्वर्ट करना पड़ता है, क्योंकि दोनों तरह के ऑडियंस हैं, दोनों का याद रखना पड़ता है, ठीक है। तो BCC में जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या होगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं BCC में क्या होता है कि चारों 8 कॉर्नर पर 8 एटम उपस्थित रहता है पहले से, ठीक है। उसको सिंपल वो जो रहता है उसको कहते हैं SC यानी सिंपल यूनिट सेल कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें BCC में क्या होता है? एक और एटम उसका केंद्र में उपस्थित रहता है, यानी बड़ी सेंट्रल यूनिट सेल में उपस्थित रहता है। तो ठीक है, इसमें हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, कितना योगदान रहेगा, यानी क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर में कितना एटम रहेगा। तो 8 गुना कर देंगे 1/8, ठीक है, यानी 8 गुना कर देंगे 1/8 से। कहने का मतलब ये हुआ कि 8 कॉर्नर है, उसके बाद एक एटम का जो कॉर्नर वाला एटम का जो योगदान होता है वो अपने का 1/8 देता है। तो 8 गुना 1/8 कर देंगे +1 कर देंगे, क्योंकि बड़ी वाला जो सेंटर है उसका पूरा एक योगदान होता है। बड़ी के अंदर जितना भी एटम रहेगा पूरा एक तरह से उसका योगदान रहता है, यानी एक एटम उसका सेंटर पर उपस्थित है, यानी यूनिट सेल का। तो एक तरह से एक एटम को पूरा तरह से जोड़ लिया जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो यहाँ जो निकालेंगे OBS बराबर n, हम लोगों को फॉर्मूला पता है, OBS बराबर यानी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बराबर n निकलेगा, यानी अष्टफलकीय रिक्तियां की संख्या बराबर n कर देंगे। तो n का मान कितना निकला? 2 निकला। तो OBS बराबर कितना निकल गया? 2 निकल गया, यानी BCC में ऑक्टाहेड्रल वॉइड की संख्या कितना निकल गया? 2 निकल गया, ठीक है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम लोग निकालेंगे, जैसे कि हम निकाले, ठीक है, वॉइड से है वो 2 प्रकार के होते हैं, हमको प्रकार से कोई मतलब नहीं है, हमको सिर्फ मतलब है कि टोटल कितना वॉइड्स है, ठीक है। यानी एक तरह से टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स, यानी रिक्तियां की कुल संख्या एक एकक कोष्ठिका में, एक यूनिट सेल में, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे? दोनों को जोड़ देंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड और ऑक्टाहेड्रल वॉइड से को दोनों को योगफल कर देंगे, तो टोटल निकल जाएगा रिक्तियां। वो आपको प्रकार नहीं पूछा जा रहा है, सिर्फ आपको वॉइड का नंबर पूछा जा रहा है कि कितना वॉइड से कितना रिक्तियां किसी यूनिट सेल में उपस्थित है। तो टोटल नंबर ऑफ वॉइड से क्या करेंगे? टोटल नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड से को जोड़ देंगे, ऑक्टाहेड्रल वॉइड से, दोनों को आपस में जोड़ देंगे, टोटल निकल जाएगा आपका वॉइड से, यानी किसी भी रिक्तियां में, किसी भी यूनिट सेल में, किसी भी एकक कोष्ठिका में रिक्तियां की संख्या निकल जाएगी, नहीं टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स निकल जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ TB जो होता है वो 2n होता है और n जो होता है वो n होता है, ठीक है। तो टोटल कितना? 3n। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाए कि किसी भी यूनिट सेल में जो होता है वॉइड्स की संख्या कितनी होती है, n होती है, 2n होती है, 3n होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है? 3n लगाना है। अगर वहां पूछ दिया जाएगा किसी यूनिट में टोटल वॉइड्स की संख्या 3n होती है, लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए कि किसी यूनिट सेल में, यानी एकक कोष्ठिका में, जो एक तरह से टेट्राहेड्रल वॉइड होता है, जिसको चतुष्फलकीय एक तरह से रिक्तियां कहते हैं, वो उसकी संख्या कितनी होती है? n होती है, 3n होती है, 2n होती है। तो आप क्या लगाना? 2n। अगर ऑक्टाहेड्रल पूछा जाए तो वहां क्या लगाना है? n लगाना है। अगर टोटल पूछ दिया जाएगा तो 3n लगाना, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कंफ्यूजन नहीं होना, कंफ्यूजन किसी भी हाल में नहीं होना है। ये सारे क्वेश्चन से जो है अगर आप कंफ्यूज हो जाइएगा तो प्लीज आपका नंबर जो है 1 नंबर फिर छूट जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन नंबर। ये जो है ये चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन, ये जो लिस्ट पढ़ाएंगे ना, इससे 1 नंबर पक्का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा, हर बार पूछा जाता है। देखिए क्रिस्टल संरचना, यानी क्रिस्टल की संरचना है, जैसे कि NaCl क्या है? क्रिस्टल है, और KCl क्या है? क्रिस्टल है, ग्रेफाइट हो गया, एक हीरा हो गया, ये सब क्या है? क्रिस्टल है। नॉन क्रिस्टल कौन है? प्लास्टिक वगैरह ये सब क्या
क्या है, नॉन क्रिस्टल है, लेकिन क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, जैसे कि NaCl, ZnS, CaF2 और Na2O, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर तो हम लोग जानते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो एक तरह से जितने एटम किसी अन्य एटम के साथ अगर कनेक्टेड रहता है, स्पर्श रहता है, तो वो सारे एटम की संख्या को उस एटम का क्या कहलाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कैटायंस यानी धनायन जिसको कहते हैं, एंड एनायंस जिसको ऋणायन कहते हैं, ठीक है। तो हम लोग निकालेंगे, अगर NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो NaCl का टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ZnS का कोऑर्डिनेशन नंबर 4, CaF2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, Na2O का कोऑर्डिनेशन नंबर 8, ठीक है। अगर आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा CaF2 का जो कोऑर्डिनेशन नंबर वो कितना है, 4, 5, 6, 8 या फिर इनवर्स से कोई नहीं, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 8 लगाना है। लेकिन अगर आपको पूछा जाए कि CaF2 में या फिर CaF2 में Ca2+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, यानी Ca2+ क्या है, कैटायन है, कैटायन की जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो कितना होगा, तो आपको क्या आंसर लगाना है, 4 लगाना है। देखिए NaCl में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, यानी Cn नंबर ऑफ, यानी NaCl में Na+ है, Na+ और Cl- है, तो Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ तोड़ के बताया गया है, यानी एनायन और कैटायन, यहाँ देखिए सिर्फ आपको यहाँ क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर बताया गया, लेकिन यहाँ दोनों का बता दिया गया है, धनायन और ऋणायन, यानी कैटायन और एनायन का। किसी भी हाल में ये चार्ट को नहीं भूलना है, ठीक है। अब हम देखते हैं ZnS में, ZnS का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ये क्रिस्टल का 4 होता है, लेकिन अगर हम बोलेंगे Zn2+ का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, तो आपको क्या बताना है, 4, इसका क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप H2- का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। इसका भी 4, इसका भी 4, लेकिन इसका देखिए CaF2 में अगर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसकी क्रिस्टल संरचना का, क्रिस्टल स्ट्रक्चर का, तो 8 होगा। लेकिन अगर हम बोलेंगे CaF2 में सिर्फ Ca2+ का अगर कोऑर्डिनेशन नंबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और F- का कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे Na2 की ओर। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये क्रिस्टल जो स्ट्रक्चर है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब ये देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ जो है Na+, सिर्फ आपको Na+ है, या इसको तोड़ेंगे तो Na+ होगा, O2- होगा, ठीक है। तो Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा इसमें 4 होगा, जबकि O2- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। देखिए यहाँ थोड़ा सा वेरिएबल हो गया, यहाँ अब चेंज हो गया, यहाँ सेम है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ये कैटायन और एनायन का भी कोऑर्डिनेशन नंबर ये इससे मेल खाता, क्रिस्टल का कोऑर्डिनेशन नंबर से इसमें भी आपका मेल खाता, लेकिन इसमें मेल नहीं खाता और इसमें भी मेल नहीं खाता, ठीक है। तो आपको ये डिफरेंस समझना है, किसमें एक तरह से कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर सेम है और किसमें अलग अलग है। तो यहाँ Na2 में क्या है, अलग अलग है। तो Na+ का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है, O2- का जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 8 है, किसमें, Na2O में, जबकि Na2O का क्रिस्टल जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं CSCl के बारे में। इसमें जो है CSCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ये CSCl, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, जबकि इसमें CSCl में उपस्थित CS+ का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 हो जाएगा, तथा Cl- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ये चार्ट किसी भी हाल में नहीं भूलना है। उम्मीद करता हूं ये चार्ट आपको समझ में आ गया होगा। वायर से क्लियर हो गया, वायर से क्या होता है, वायर से के कितने प्रकार होते हैं, उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े, क्रिस्टल स्ट्रक्चर और कैटायन और एनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है वो सब हम लोग पढ़े। देखिए ये चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट और भी इंपॉर्टेंट है। देखिए हम पढ़ रहे हैं एकक कोष्ठी का यूनिट सेल, हम लोग तो समझते हैं एकक कोष्ठी का क्या होता है, SC, BCC, FCC, ये लोग हम लोग एक तरह से ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। और कोरों की लंबाई यानी एज लेंथ, कोरों की लंबाई को एज से सूचित किया जाता है। यहाँ हम कोर की लंबाई, कोई भी यूनिट सेल में 12 कोर होते हैं, कोई भी यूनिट सेल में कितना होते हैं, 12 कोर होते हैं, 12 किनारा होते हैं। कोरों की लंबाई को ए से सूचित किया जाता है। और रेडियस जो होता है, रेडियस जिसको त्रिज्या बोलते हैं, वो R से सूचित करेंगे यहाँ। और नाइट बोर्ड डिस्टेंस यानी एक तरह से एक एटम से दूसरे एटम के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, नाइट बोर्ड डिस्टेंस, इसको D से सूचित करेंगे। PE पैकिंग इफिशियंसी और एम्प्टी स्पेस हम लोग तो समझते हैं, जिसको वायर से कहते हैं। तो चलिए देखते हैं SC में क्या होता है। देखिए काफी इंपॉर्टेंट चार्ट है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और बहुत सारे न्यूमेरिकल से भी सॉल्व करने में आपको हेल्पफुल होगा। इसी के सहारे आप बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले SC के बारे में पढ़ते हैं, जिसको आर्ध एकक कोष्ठिका कहते हैं, सिंपल यूनिट सेल कहते हैं। इसमें जो होता है कोरों की लंबाई जो होता है A = 2R, यानी A = 2R कहने का मतलब ये हुआ कि एक एज का यानी कोर की लंबाई हो जाएगा इसके त्रिज्या का 2 गुना। इस तरह से A = 2R होता है, किसके लिए, SC के लिए। जबकि R निकालेंगे तो क्या कर देंगे, A/2 कर देंगे। यही फॉर्मूला से देखिए ये 2 आकर के इधर डिवाइड हो जाएगा, तो R कितना निकल जाएगा, रेडियस कितना निकल जाएगा, A/2 निकल जाएगा। यानी इसकी कोर की लंबाई को अगर 2 से भगा दे देंगे आर्ध एकक कोष्ठिका की SC की, तो निकल जाएगा त्रिज्या इसका SC का, ठीक है। सिर्फ SC के बारे में बात की जा रही है, BCC FCC के बारे में हम लोग फिर बाद में देखेंगे, ठीक है। इसमें जो नाइट बोर्ड डिस्टेंस होता है D = 2R, हम तो समझते हैं D = 2R कर देंगे तो एक तरह से नाइट बोर्ड डिस्टेंस निकल जाएगा, 2 एटम के बीच की दूरी निकल जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से नाइट बोर्ड जो होता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पढ़े R = A/2, R = A/2 पढ़े, तो अगर हम यहाँ R की जगह अगर A/2 रख देंगे तो क्या निकल जाएगा, D = A निकल जाएगा, यानी D = A निकल जाएगा, यानी नाइट बोर्ड डिस्टेंस से बराबर हो जाएगा एज
की लंबाई यानी कोरों की लंबाई, ठीक है। जैसे कि नाइट बोर्ड डिस्टेंस है बराबर 2r, नाइट की डिस्टेंस है बराबर 2r, ये क्या है r है, तो ये भी r है, तो बराबर ये 2r हो जाएगा। और नाइट बोर्ड डिस्टेंस का मतलब होता है एक एटम से दूसरे एटम के बीच की दूरी, ठीक है। तो एक एटम से यहाँ से बीच की दूरी ये हुआ, उसके बाद ये d हुआ, ठीक है। ये एक तरह से क्या दर्शाता है, नाइट बोर्ड यानी एक तरह से एटम के बीच की दूरी को दर्शाता है। पीई जो है पैकिंग इफिशियंसी, इसमें जो होगा पैकिंग इफिशियंसी, पैकिंग परसेंटेज जो होगा इसमें कितना होगा, π/6 × 100, तो कितना परसेंटेज निकल जाएगा, पाई को अगर 22/7 कर देंगे, इसको चेंज कर देंगे तो परसेंटेज जो निकलेगा वो निकलेगा 52.3%, यानी 52.3% निकलेगा। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार रिपीट किया गया है। पैकिंग इफिशियंसी ऑफ एससी यानी सिंपल यूनिट सेल यानी आर्द्र कोशिका की जो पैकिंग इफिशियंसी है वो क्या है, आपको परसेंटेज के रूप में ऑप्शन में दे देगा, तो आपको आंसर क्या लगाना है, 52.3%। और इसका जो वाइड से होता है यानी इम्पिटी स्पेस जो होता है परसेंटेज में कितना होता है, 47.7%। किसका, एससी का। चलिए एससी का क्लियर हो गया, क्या होता है कोर की लंबाई, क्या होता है रेडियस, क्या होता है नाइट बोर्ड डिस्टेंस, पी और वाइड से क्या होता है, ये सब क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं बीसीसी की ओर। बीसीसी यूनिट सेल, बड़ी सेंटर्ड यूनिट सेल कहते हैं इसको, यानी एक तरह से काफी इंपॉर्टेंट है। ये लोग हम लोग ये सब हम लोग क्लियर कर चुके हैं। इसमें जो होता है कोरों की लंबाई ए बराबर हो जाएगा 4r√3। आर क्या है, रेडियस है भाई, आर क्या है, या रेडियस है, तो आर इसी के माध्यम से हम लोग निकाल सकते हैं। आर बराबर क्या हो जाएगा, आर बराबर क्या हो जाएगा, a√3/4। सिंपल सी बात है, ये चीज आप याद रखिए, तो ये चीज आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सिर्फ आपको ये चीज याद रखना, ठीक है। तो हम लोग तो पहले से जानते हैं d बराबर 2r होता है, ये चीज याद रखिए, d बराबर 2r, ये हम लोग को फॉर्मूला पहले से पता है। तो d बराबर 2r कर देंगे, तो r के जगह हम वैल्यू रख देंगे इसका, ठीक है। तो क्या निकल जाएगा, d बराबर a√3/2 निकल जाएगा, ठीक है। यानी नाइट बोर्ड डिस्टेंस से कितना निकल जाएगा बीसीसी यूनिट सेल में, a√3/2। और इसका जो पैकिंग इफिशियंसी होगा यानी पैकिंग परसेंटेज जो होगा, π√3/8 × 100 कर देंगे तो वो निकल जाएगा 68%। किसका, बीसीसी यूनिट सेल का, ठीक है। ये आपको पाई का मान यहाँ बैठा देंगे 22/7, तो आपको एक तरह से सॉल्व करने से 68% आता है। और इसमें जो इम्पिटी होता है वॉइड से की जो परसेंटेज होता है वो 32%, कितना परसेंट, 32%। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जितना भी वीवीआई लगाए कम है, ठीक है। तो बीसीसी यूनिट सेल में इम्पिटी वॉइड से की परसेंटेज कितना, 32। अब हम देखते हैं एफसीसी यूनिट सेल में, जिसको कहते हैं फेसेंडल्ड यूनिट सेल कहते हैं। इसमें जो एज होता है, कोरों की लंबाई जो होता है, जिसको ए से सूचित करते हैं, 2√2r होता है। आर क्या होता है, त्रिज्या, ठीक है। तो आर हम निकालेंगे, आर बराबर क्या हो जाएगा, a/2√2। ये चीज याद रखेंगे, तो ये चीज को किसी भी हाल में याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि d बराबर 2r होता है। क्या होता है, d बराबर 2r। d जो है किसको दर्शाता है, नाइट बोर्ड डिस्टेंस को, r बराबर त्रिज्या, ठीक है। तो d बराबर 2r होता है। अगर हम r के जगह अगर a का वैल्यू रख देंगे, r के जगह अगर हम r के जगह हम a के रूप में r के जगह ये वाला वैल्यू बैठा देंगे, तो d बराबर कितना निकल जाएगा, a/√2। a कितना निकल जाएगा, √2 निकल जाएगा। तो इसका पैकिंग इफिशियंसी जो होता है π√3/2 × 100 बराबर कितना निकल जाएगा, 74% है। किसका, एफसीसी यूनिट सेल का पैकिंग इफिशियंसी पीई कितना निकल जाएगा, 74%। जबकि इसका वाइड से यानी इम्पिटी स्पेस कितना निकलेगा, 26% निकलेगा। 47.7%, 32%, 26 और उसके बाद 26%, ठीक है। और पीई 52.3% और 68%। उसके बाद क्या पड़े, 74%। ये परसेंटेज आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, और ये चीज आपको किसी भी हाल में नहीं भूलना है, ठीक है। बाकी ये चीज आपको याद रखना है। उसके बाद ये चीज आप खुद से निकालिएगा, ये भी आपके खुद से निकालिएगा। और इसके बाद ये भी आपको एक तरह से परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है, ये आपको एक तरह से याद रखना है, ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। बाकी ये और ये चीज आप खुद से निकाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। एससी, बीसीसी और एफसीसी के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो हम बता दिए, ठीक है। तो चारों जो है हम लोग एक तरह से तीनों क्लियर कर लिए, ठीक है। और कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़े, ये चार्ट भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो चार्ट जो पढ़ाए गए, 2 चार्ट पढ़े, दोनों चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग जाने की टोटल जो होता है रिक्तियां जो होती है वाइड से क्या होता है, और इसका टोटल वाइड से कैसे निकाला जाता है वो भी हम लोग जाने। n2n = 3, n +2n = 3n बराबर निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ वाइड से क्या होता है, एक तरह से रिक्तियां क्या होता है वो सब हम लोग जाने। बीसीसी में कितना ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा, कितना एक तरह से टेट्राहेड्रल वाइड होगा, वो सब हम लोग पढ़े। उसके बाद जो ऑक्टाहेड्रल वाइड में जो एक तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और इसका जो रेशियो होता है आर का यानी त्रिज्या का, तो वो कितना होता है, पॉइंट में 0.414%, जबकि परसेंटेज में 41.4% होता है। उसके बाद जिसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड से के 2 प्रकार पढ़े, टेट्राहेड्रल वाइड्स। एफसीसी में टेट्राहेड्रल वाइड की संख्या कैसे निकाला जाता है वो भी हम पढ़े। सबसे पहले हम लोग को कंट्रीब्यूशन निकालना होता है, यानी परमाणु कैसे निकाला जाता है, परमाणु कितना परमाणु का योगदान होता है, ठीक है। तो हम लोग ये पढ़े चतुष्फलकी की रिक्तियां यानी टेट्राहेड्रल वाइड से के बारे में पढ़े, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है ये, वाइड से काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड से बहुत सारे क्वेश्चन से बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो ये सॉलिड स्टेट था। और जिस इसका जो अगला जो वीडियो आएगा तो उसमें पूरा चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट करा लीजिएगा, और कोई थ्योरी नहीं बचेगा, ठीक है। तो चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को विजिट कर लीजिए। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल पर
पर आपको तैयारी कराई जाती है। ठीक है, तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को अगर वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए।